विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के तमाम श्रोताओं को अमरकांत और मनीषा जैन का नमस्कार। मनीषा जी, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके आदेश पर विविधा के श्रोताओं के लिए कुछ ऐसी बातें लेकर जो आपने धीरे से मुझे समझा दी हैं कि ये कहना है। तो श्रोताओ, जैसा कि अमर जी ने कहा कि हम आपके लिए आए हैं, तो हम विविधा के लिए जब भी स्टूडियो में हाजिर होते हैं तो आपके लिए लेकर आते हैं बहुत कुछ खास रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं और आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। वैसे अगस्त का महीना यानी क्रांति का महीना। जी, हम उस क्रांति की बात कर रहे हैं जो भारत के दुश्मनों के खिलाफ की गई थी। हमारे देश में जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त 1942 में एक जबरदस्त क्रांति हुई जिसको आरंभ किया था महात्मा गांधी जी ने ये कहकर, करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय
समय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। मनीषा जी, आज भी ये गाना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। आज भी हमें अपने उन वीरों, अपने उन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों, उन बलिदानियों की बातें याद आती हैं, उनका बलिदान याद आता है और सर जो हमारा है ना वो श्रद्धा से झुक जाता है। और हमारे रगों में भी जैसे लहू दौड़ने लगता है। कुछ भी कहिए, देशभक्ति का जज्बा एक एक देशवासी के दिल में कूट कूट कर भरा है और ये बात हम हर पल महसूस करते हैं, है ना अमर जी? बिल्कुल महसूस करते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए मनीषा जी कि दुश्मन ने अब चेहरे बदल लिए हैं। वो दुश्मन जो अंग्रेजों के रूप में हमारे सामने था, उसे तो हमने भगा दिया, लेकिन दुश्मन सिर्फ सीमा के पार नहीं होता, हमारी सीमाएं तो सुदृढ़ हैं। जी हाँ, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, सुदृढ़ हैं और सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। हमारी सेना के जवान दिन रात 12 महीने हमारे देश की सीमाओं की चौकसी कर रहे हैं। उन सभी सेनानियों को हमारा सलाम। सलाम है उन तमाम जवानों को जिनकी वजह से आज हमारी आज़ादी सुरक्षित है, आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, सलाम है उनको। लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं होता, दुश्मन सीमाओं के अंदर भी होता है, दुश्मन हमारे अंदर भी कहीं छुपा है। तो जरूरत है हमें अपने अंदर के, अपनी सीमाओं के अंदर के दुश्मन को मार भगाने की, उसे यहां से दूर खदेड़ देने की। वो दुश्मन है हमारी सामाजिक कुरीतियां, हमारी आए दिन बढ़ती वैमनस्य की स्थितियां। इन तमाम दुश्मनों को हमें दूर भगाना है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत वजह फरमा रहे हैं आप अमर जी। हमारे देश में इस वक्त हमें जरूरत है एक स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर भारत की, जिसमें वैमनस्यता न हो, जहां भाईचारा हो, जहां हमारे देश में अशिक्षा न हो, कुरीति न हो, दुख न हो, दर्द न हो। सभी माँ बहनें पढ़ें लिखें, खूब आगे बढ़ें, गरीब से गरीब के घर तक सारी सुविधाएं पहुंची और इसके लिए हमारा देश पूरी तरह से प्रयासरत है, हमारी सरकार लगी हुई है। और यही तो है दरअसल आज का देश प्रेम। आज जो देश प्रेम का जज्बा है ना, वो समाज को सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित बनाने का जज्बा है। और ये एक खासियत है हमारे देश की मनीषा जी कि हर कोई अपने अपने स्तर पर ऐसे काम करता रहता है जी। और देखिए, अगर हम ढूंढने जाएं तो हम चूंकि अब फिल्मों की बातें करते हैं, फिल्मों के गाने सुनाते हैं, फिल्मी हस्तियों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारा पहला ध्यान तो उन्हीं की तरफ जाता है। तो अब जब फिल्मों की बात करते हैं तो हमें ख्याल आता है कि ऐसे कितने ही फिल्मकार रहे हैं जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को लेकर फिल्में बनाई हैं, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को समझाया है कि आसपास कितनी बुराई है, इससे कैसे निपटना है। बड़े बड़े फिल्मकारों ने देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर फिल्में बनाई हैं और ऐसे फिल्मकारों को तो हमारा नमन है। मुझे तो लगता है कि देश का जो स्वाधीनता संग्राम था उसमें भी फिल्मों की बहुत बहुत बड़ी भूमिका रही। जो गीत हमने हमारे श्रोताओं को सुनवाया कवि प्रदीप का लिखा हुआ, वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल उदाहरण है मनीषा जी कि इस गीत को लिखने की सजा के तौर पर कवि प्रदीप को दंडित भी किया जाने वाला था, लेकिन खैर जो इस तरह के काम करते हैं वो डरते नहीं है किसी से, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो करते ही हैं मरने के लिए या कुछ कर गुजरने के लिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और आप जिस कुरीति की बात कर रहे थे ना, ऐसी ही बहुत सारी सामाजिक परेशानियों को लेकर, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं को लेकर जो फिल्में बनाने वाले फिल्मकार जो 7 अगस्त को हमसे जुदा हो गए, जाने माने फिल्मकार जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश 24 जनवरी 1927 में सियालकोट में जन्मे, ब्रिटिश इंडिया में। और उसके बाद मनीषा जी स्थितियां इन्हें मुंबई ले आई और ये प्रोड्यूसर बन गए और जाने माने प्रोड्यूसर बने। अपने जमाने की बहुत अच्छी फिल्में, एक सी एक फिल्में इन्होंने बनाई। आस का पंछी जो फिल्म थी, शुरुआत हुई इससे, और इसके बाद
सिलसिला लगातार चलता रहा। एक खासियत थी मनीषा जी इनकी हर फिल्म का नाम अ से ही शुरू होता। हाँ, ए अल्फाबेट इनकी फिल्मों का शुरुआती अल्फाबेट हुआ करता था। और एक कमाल की बात एक और है जी कि इनकी फिल्मों के जो डायरेक्टर थे मोहन कुमार साहब, वो भी अ शब्द से बड़े मुतासिर थे। जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी फिल्में बनानी शुरू की तो उन्होंने भी अ अक्षर को ही चुन लिया और उससे बनाते रहे फिल्म। इनके बारे में एक और बात मैं बता दूं, उसके बाद आपके पास जो जानकारियां हैं वो बताइएगा। जे ओम प्रकाश साहब के दामाद हैं राकेश रोशन साहब जी, और ये ऋतिक रोशन के नाना जी थे। अब इनके साथ देखिए, जहां इनको अ अक्षर से प्रेम था वहीं इनके दामाद को क से प्रेम है। खैर बहरहाल ये तो बात चूंकि निकली तो मैंने बता दी। जी हाँ? जे ओम प्रकाश साहब की ज्यादातर फिल्में पहले मोहन कुमार या अन्य कोई डायरेक्टर डायरेक्ट करते थे। इन्होंने जब खुद फिल्में डायरेक्ट करने की ठानी तो जो इनकी पहली फिल्म थी वो थी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपकी कसम राजेश खन्ना और मुमताज द्वारा अभिनीत ये सुपर डुपर हिट फिल्म, और पहली ही फिल्म इनकी डायरेक्ट की हुई हिट हो गई। और अमर जी, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को वो एक बेहद खास रिकॉर्डिंग जो हमने 2009 में की थी, जब विविध भारती ने जे ओम प्रकाश साहब से लंबी बातचीत की थी, वो रिकॉर्डिंग आज सुनवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम अपनी श्रद्धांजलि भी उन्हें अर्पित कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को आपको सुनवाकर श्रोताओं। जे ओम प्रकाश जी से बातचीत की यूनुस खान ने। जी ओम प्रकाश साहब, बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। फैज साहब कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, वाह, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। क्या बात है। और जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। क्या बात है, क्या बात। देखिए ना, याद को कहने का ये भी एक अंदाज है। बिल्कुल। तो मैंने यूनुस साहब ये सोचा है कि ये प्रोग्राम जो है, मैं आज उन हस्तियों की याद को अर्पण करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे जिंदगी के फिल्मी सफर में मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या बात है। तो बताएं कि कहाँ से हम आपकी जो यादें हैं उनका सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मैंने जब सन 59 में अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया तो एक उलझन थी कि कंपनी का नाम क्या रखें। इतवार का दिन था, बहुत से अखबारात आए, तो ऐसे सामने आया धर्मयुग। तो हमने कहा धर्म को जरा अलहदा कर देते हैं, यहाँ फिल्म रख दीजिए। तो फिल्म युग से ही शुरू करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं हमेशा सोचता था कि आपकी कंपनी का नाम फिल्म युग क्यों है। वहाँ इंस्टेंटली सबने पसंद किया जी। तो ये उसकी मेहरबानी है कि आज तक फिल्म युग कायम है। जब ये खबर छपी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और ये कंपनी का नाम है, तो मुझे मेरे दोस्त हजरत कतील शिफाई ने पाकिस्तान से खत लिखा। वाह। मुबारक का खत लिखा और साथ में एक नज्म भेजी कि मैं ये नज्म भेज रहा हूँ, ये गजल भेज रहा हूँ, अगर तुम्हारी फिल्म में कोई सिचुएशन हो जी तो मेरी तरफ से एक तोहफे के तौर पर इस्तेमाल कर लेना। क्या बात। बहुत अच्छा लगा मुझे। उसका शुरू का जो शेर था और फिर मक्ता मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। कतील साहब कहते हैं कि अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की। क्या बात है, क्या बात है। अंगड़ाई पर अंगड़ाई लेती है रात जुदाई की, तुम क्या जानो तुम क्या समझो बात मेरी तन्हाई की। क्या बात है, वाह। था कि उड़ते उड़ते आस का पंछी वाह दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई
आवाज किसी सौदाई की। क्या बात है साहब, क्या बात। तो मैंने कतील साहब को जवाब दिया, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का तो मुझे पता नहीं क्योंकि कहानी अभी बन रही है जी, लेकिन कहानी का जो मकसद है जी जी, वो आपके इस शेर से मैंने ले लिया है। वो पिक्चर का टाइटल होगा आस का पंछी। क्या बात है, क्या बात है। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। क्यों आस का पंछी मैंने पहली बार सुना, और चूंकि इस टाइटल से मेरे मेन कैरेक्टर को भी बहुत कुछ मिलता है, कहा जाता है इससे, और इसी से मेरी जिंदगी की जो रफ्तार है या जिंदगी का जो सफर है वो भी एक आस का पंछी ही समझिए तो ठीक रहेगा। क्या बात अब इन्हीं जज्बात को अपने शंकर जयकिशन ने मेरी उसी पहली ही फिल्म में, पहले ही गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो हजरत जयपुरी ने कैसे तर्जमानी की सुनी। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। ये दुनिया है नौजवानों की, जमाना है नौजवानों का, हवाएं भी गुनगुनाती है तराना हम नौजवानों का। बदलेगी एक दिन ये हस्ती, चमकेगा एक दिन मुकद्दर, आएगा झूमता सवेरा जीवन में रोशनी को लेकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारें हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। आज का पंछी के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन जिक्र कतील शिफाई का आया था। कतील शिफाई से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी? वतन की तकसीम से पहले मैं लाहौर में भी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करता था जी, डिस्ट्रीब्यूशन में भी, फिर बाद में प्रोडक्शन में आए। एक फिल्म बननी शुरू हुई थी अधूरे ख्वाब। वाह, क्या नाम है? उसके जो गीत थे वो कतील साहब लिख रहे थे जी। मेरी दोस्ती हो गई उनसे। बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही प्यारे इंसान। तो बस एक दफा जब मिल गए तो जहाँ सुरें मिल जाती हैं तो फिर संगीत बनता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने जब मुझे वो खबर पढ़ के लिखा तो मैंने कहा एक दोस्त ही ऐसे कर सकता है, वैसे नहीं। बताएं कि किस किस तरह की दिक्कतें आई थी और किन किन लोगों का साथ मिला था आपको अपने सफर में, जो आज का पंछी से शुरू हुआ था? ये एक खुशकिस्मती की बात समझिए कि जितनी भी जद्दोजहद हुई जी, वो दरअसल फिल्म प्रोडक्शन में मेरी दाखिल होने से पहले ही हुई जी। ये मेरी खुशकिस्मती है, क्योंकि अक्सर पूछ लेते हैं हमारे इंटरव्यू करने वाले दोस्त, जब भी कभी मुझे मौका मिला है, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, बिल्कुल हम भी जानना चाहेंगे, जवानी के बारे में बताइए। तो दरअसल क्या है कि वैसे तो हर जिंदगी देखिए तो एक किताब है जी, उसमें तरह तरह के मोड़ आते हैं, तरह तरह के हादसात आते हैं। तो मेरी ही जिंदगी कुछ ऐसी है कि बचपन की याद है जब मैं 5वीं जमात में था, कोयटा में मेरे वालिद साहब हेडमास्टर थे डीएवी स्कूल के। मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। सन 1935 में जब जलजला आया तो मेरी वालदा की वहाँ मृत्यु हो गई।
वो जो भूकंप था। हाँ जी, तो वहां से हम बेघर होकर निकले। तो ये पहला हादसा था जहां से जिंदगी नई तरह से शुरू हुई। वापस अपने गांव आए सियालकोट के पास। तो फादर ने फिर नौकरी शुरू की, पर अब उनको वैसी अच्छी स्कूल में नौकरी नहीं मिली जो क्वेटा में थी। जी जी। तो नतीजा ये हुआ कि 10वीं जमात के आगे मैं नहीं जा सका, कॉलेज मेरे नसीब में नहीं हुआ। हालांकि बहुत शौक था मुझे अच्छी तालीम लेने का, लेकिन नहीं मिल सकी। मैट्रिक पास करने के बाद क्या करे आदमी, सिवाय इसके कि कोई नौकरी ढूंढी जाए। तो मैं लाहौर में आ गया। लाहौर में चंद दोस्त थे, कुछ जमाती थे। चलते चलते एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में जॉब मिल गई। तो स्कूल में म्यूजिक का छोटे छोटे एक्ट्स करने का शौक था शुरू से ही। यानी आप खुश होंगे सुन के कि मैं जब स्कूल में था तो तबला और हारमोनियम में बजा लिया करता था। क्या बात है। जिसने मुझे साथ दिया अपनी फिल्मों का संगीत। क्या बात है। तो जिंदगी का साहब फिर वो दूसरा दौर शुरू हुआ, फिर से नई जिंदगी शुरू हुई जब मैं लाहौर से बॉम्बे में पहुंचा। यहाँ अनफॉर्चुनेटली बगैर कोई शिकायत किए ऐसा था कि जो अब कंट्री से रिफ्यूजीज आते थे उनको कुछ हमदर्दी से नहीं देखा जाता था। सही है। तो जगह नहीं मिलती थी, नौकरी भी नहीं मिलती थी। आखिर तरद्दुद करते 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 सन 56 तक, यानी 47 से लेके 56 तक एक जद्दोजहद का दौर था, जिसमें मैं अक्सर कहा करता था कि उस दौर में वो दुनिया के अंग्रेजी के मुताबिक LESS लेस कहते हैं ना जी, वो सारे मेरे साथ लगे हुए थे। यानी कि होमलेस जी, जॉबलेस, पेनीलेस, बट आई वाज नेवर होपलेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि उम्मीद जो थी ना वो थी, हमेशा साथ रहती थी। संघर्ष के इन दिनों में ताकत कहां से मिलती थी आपको? आपने कहा 9 साल का लंबा संघर्ष मुंबई शहर में आपको करना पड़ा। बस वही एक कॉन्फिडेंस था, एक विश्वास था कि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं चिंगारी के ऊपर राख आई हुई है, तो जिस वक्त तेज हवा आएगी वो राख उड़ जाएगी तो चिंगारी जरूर दहकेगी। क्योंकि मुझे ऐसा अंदर लगता है कि मैं उस नगरी में आ गया हूं जहां है जो मुझे चाहिए। अब कब, कहां और कैसे, ये उस मालिक के हाथ में है। तो आखिरकार वो दिन आ गया कि मुझे एक जगह मिल गई मिस्टर मोहन के पास जी। उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की थी, तो मुझे कुछ कुर्सी पे बैठ के काम करना आता था। उन्होंने कहा कि ये जरा जो इंतजामिया मामला है ये तुम संभाल लो। वो एक आगाज था जहां से सब आर्टिस्टों से, वैजंती माला से जान पहचान हो गई। उसके बाद तरद्दुद के दिनों में हम चिंच पोकली की एक चाल में रहते थे, तो राजेंद्र कुमार हमारा पड़ोसी था। क्या बात है, वाह। तो हम दोस्त थे, इकट्ठे ही कभी दाल रोटी बांट लिया करते थे। तो वहां से एक ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म बन गया है। हाँ जी। तो जहां से वो आस्का पंछी का जन्म हुआ। क्या बात है। जी ओम प्रकाश साहब, आप अपनी शरीके हयात के बारे में बताइए। किस तरह से उन्होंने जिंदगी के सफर में हर मकाम पर आपका साथ दिया है और आपके संघर्ष को और आपकी कामयाबी को बांटा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसका जवाब दे के मुझे बहुत खुशी होगी जी। क्योंकि जिंदगी में दुख के दिन थे वो बहुत कम लोग इकट्ठे बांट सकते हैं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने मेरे साथ दुख के दिन बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही इत्मीनान के साथ काटे। और सच पूछिए तो जो मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आई अच्छाई के लिए, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। जरूर। जब फिल्म युग का आगाज हुआ उसके पहले मैं मोहन सैगल साहब के पास नौकरी करता था। तो बड़ी देर के बाद एक बाकायदा तनख्वाह मिलने वाली नौकरी मिली थी। तो हम मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि शुक्र है अभी किचन बहुत आराम से चल रही है जी। लेकिन मेरे मन में वो जो ख्वाहिश थी ना, एक तमन्ना थी, वो हमेशा सुलगती रहती थी। जो है तो मैंने आपको पहले बताया कि होमलेस, जॉबलेस, पेनीलेस, वो सब था, लेकिन होपलेस नहीं था कि मेरी मंजिल जो है वो कोई और है। उस मंजिल तक मुझे जरूर पहुंचना है। जी जी। तो मैं हमेशा ये कह दिया करता था कि वो जो अपनी प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर बनना है ना, तो वो हमेशा सुन के मेरी बीवी कहा करती थी कि इतने उतावले क्यों होते हैं, हमेशा यही करते रहते हैं, अभी अपना भगवान ने ठीक किया, सब ठीक चल रहा है। एक दिन मेरे घर में एक साहब आए, उनको मैंने एक एग्रीमेंट बना के दिया था। उन्होंने कहीं फाइनेंस किया था 2 लाख रुपया, वो उनका पैसा वापस मिला, वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपको सूद भी मिला, आपका पैसा वापस मिल गया, मुबारक हो बहुत बहुत। दूसरे दिन वो फिर आ गए कि साहब आपसे एक इशारा किया था, आप समझे नहीं। मैं क्या? अब इस पैसे को फिर से लगवा दीजिए। तो मैंने कहा जी ये तो आपने कहा नहीं, मैं देखूंगा अगर कोई अच्छी सी पार्टी डिपेंडेबल मिल गई जहां मैं आपका रिकमेंड करके ये पैसा लगवा दूं और वापस भी मिल जाए सूद के साथ, क्योंकि वरना बदनामी होगी। हाँ बस ये जैसा भी आप सोचें ये जरा कर दी। 4th डे वो फिर आ गए,
कहने लगे जी 2-3 बार आपसे कहा है, आप समझे नहीं, हम ये पैसा आपको देना चाहते हैं। ओहो हो, आप ये पैसा लीजिए, आप पिक्चर प्रोड्यूस कीजिए, आप ही एग्रीमेंट बना लीजिए, हमें आप पे इतना विश्वास है। मैंने कहा मैं सोच के आपको बताऊंगा 1-2 दिन में। इतनी देर में अंदर से आवाज आई, जरा सुनिए। मैंने कहा ये तो बीच में कभी बोलती नहीं है। कहनी मैंने सब बात सुन ली है, आज के बाद मेरे सामने कभी मत कहिएगा कि वो मेरी सुलगती हुई चिंगारी पर राख आई हुई है, वो राख उड़ेगी तो चिंगारी सुलगेगी, मेरा काम बन जाएगा, मेरी मंजिल कब मिलेगी। अब मंजिल आपके घर में आई है और आप उसको ठुकरा रहे हैं। अगर आप इसके बाद कभी शिकायत करेंगे किस्मत से या तकदीर से तो मुझे बहुत खराब लगेगा। घर पे अब ऑफर आई है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, जो होगा मिलके देख लेंगे। मैंने आके उनको कहा जी मंजूर है। अगले दिन वो ड्राफ्ट बना के ले आए मेरे नाम का। हमने अकाउंट खोला तो मैंने बीवी से कहा, मैंने कहा ये अकाउंट तुम खोल के ऑपरेट करो पहले दिन। कहने लगे नहीं नहीं वो काम आपका है। शुरू हो गया ना, हो गया। तो ये वो रफीका हयात हैं जिनकी वजह से फिल्म युग शुरू हुआ था। तुम कम सिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो, तुम कम सिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। तुम कम सिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मदहोश अदा ये अल्लड़पन, बचपन तो अभी रूठा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। एहसास है क्या और क्या है तड़प, इस सोच में दिल डूबा ही नहीं। तुम कम सिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं, मैं तुम्हें प्यार ना करूं। मैंने जो पहले शुरू में कहा कि मैं उन हस्तियों के नाम आज का प्रोग्राम अर्पण करना चाहता हूँ जी। ये फैक्ट है कि अगर ऐसी हस्तियां मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं तो कुछ नहीं था। ये सब उनकी वजह से या उस मालिक की कृपा की वजह से इस मकाम तक पहुंचा कि आज आपसे बात कर रहा हूं और आज लाखों करोड़ों श्रोताओं से भी मुखातिब हो रहा हूं जी। उनकी ही एक मजमूए का शेर है कतील साहब का जी, इरशाद कि मैं जर्रा कमतर था मगर तेरे करम ने। क्या बात है, मैं जर्रा कमतर था, मैं जर्रा कमतर था मगर तेरे करम ने, एक वुस्अते सहरा मुझे ताहद्दे नजर दी। क्या बात है। तखय्युल पे उतरी तेरे अनवार की शबनम, मैं रात का राही था मुझे तूने सहर दी। क्या बात है, मैं रात का राही था मुझे तूने सहर दी। मैं तो वाकई अंधेरे में था। आज भी वैसे जब उनकी याद आती है तो मैं कुछ नहीं था, जर्रा कमतर था वाकई। लेकिन ये ऐसे जब दोस्त मिले और एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला तो हम आगे बढ़ते गए। जी ओम प्रकाश साहब, एक अच्छी बहुत कामयाब जिंदगी आपने बिताई है और अब एक भरा पूरा परिवार जिसमें आपकी बेटी के बेटे हैं। तो इतनी सारी जनरेशन्स को फलते फूलते देखकर और इतने बढ़िया वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए जिंदगी के इस मकाम पर कैसा महसूस करते हैं आप? जब ऐसे मकाम पर पहुंचता है ना आदमी तो नेचुरली वो माजी की तरफ देखता है जी। और इमीडिएटली जो मेरा अतीत है वो तो ये फिल्म इंडस्ट्री का ही लगता है। जब से मैंने फिल्में बनानी शुरू की जी, कई लोग हैं, मैं सुनता हूँ और देखता भी हूँ, या कुछ शिकायतें करते हैं या फिल्म लाइन को भी बदनाम करते हैं जी।
कि यहाँ ये हो जाता है, यहाँ ये हो जाता है, लोगों का ठीक नहीं है, बर्ताव ठीक नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूँ, कसमिया हल्फिया बयान जैसे होता है ना, वैसे कह रहा हूँ कि मैंने इतना मजा उठाया है फिल्में बनाने में, इतना आनंद, इतना सुख मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप हर एक फिल्म, हर एक दिन की शूटिंग एक नया नशा हुआ करता था। जी जी। किसी फिल्म का चलना ना चलना, नाकाम होना या कामयाब होना, ये तो किस्मत की बात है, वक्त की बात है, लेकिन उसमें से वो सही जो एक रियल क्रिएटिव प्लेयर डिराइव करना है ना, वो मैंने उठाया है। इसीलिए मैं तो सारे वक्त को, पूरे सफर को जब याद करता हूँ तो जोश मलसानी साहब का एक शेर याद आता है जी। यही सोचता हूँ कहाँ गए, वाह। यही सोचता हूँ कहाँ गए, यही सोचता हूँ किधर गए, वाह। मेरी राहतों के वो 4 दिन जो हंसी खुशी में गुजर गए। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या भरोसा है, आंख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।
और नहीं आते वो कलाकार, वो इंसान जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी यादें हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं। और अमर जी, ऐसी कितने ही कलाकार हैं, ऐसी कितने ही शख्सियतें हैं जिनकी यादें हमारी और आपकी ज़िंदगी से लगभग वाबस्ता सी हो चुकी हैं। और अलग-अलग अभिनय के क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना योगदान देके कई कलाकार चले गए। कई कलाकार याद आते हैं और बहुत याद आते हैं। मनीषा जी, आप जब ये कह रही थी कि कलाकार चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं, तो मैं एक बात सोचकर मेरा सीना थोड़ा चौड़ा हो रहा था कि हम दूसरों से थोड़े ज्यादा लकी हैं। हाँ। क्योंकि कलाकार यादें छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर छोड़ गए हैं। जैसे जे ओम प्रकाश साहब की अभी हमने आपको बातचीत सुनवाई, ऐसे कितने ही कलाकारों की ऐसी अनमोल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। अब जब ऐसे पीछे मुड़कर देखते हैं और कोई खास तारीख सामने आती है, वो दिन को हम याद करते हैं कि इस दिन में किस कलाकार का जन्म हुआ था, बोले साहब इनका हुआ था, अच्छा इनका हुआ था, तो हमारे पास इनकी कोई रिकॉर्डिंग है। तब ऐसी जब चीजें हम सोचते हैं, समझते हैं, तब हमारे पास अगर उस तारीख से जुड़े किसी कलाकार की रिकॉर्डिंग हमें मिलती है, तो आप यकीन मानिए, जब ये रिकॉर्डिंग्स हमारे हाथ होती हैं तो हम भी बहुत उतावले हो जाते हैं कि ये रिकॉर्डिंग आप तक कैसे पहुंचाए। अरे बिल्कुल आसान है मनीषा जी, एक जरिया है ना, हमारी विविधा। ये विविधा का यही तो काम है, नायाब रिकॉर्डिंग को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना। और मुझे समझ आ रही है आपकी बात, जी हाँ। क्योंकि 11 तारीख जो है वो आपको कहाँ ले गई, हमारे आर्काइव्स के किस खंड पर ले गई, किस रिकॉर्डिंग तक पहुंचाया और किस रिकॉर्डिंग को आप लेकर आई। जी हाँ, और अब मैं ये बात जाहिर कर देती हूँ कि श्रोताओ, 11 अगस्त जो है वो एक महान अभिनेता पी जयराज साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। और पी जयराज साहब एक बहुत उम्दा शख्सियत के मालिक, बहुत अच्छे अभिनेता, हीरो भी रहे और बहुत मजबूत चरित्र अभिनय भी किया उन्होंने। मनीषा जी निर्देशक भी रहे वो। उन्होंने 3 फिल्में बनाई थी जी। 1945 में प्रतिमा, और 1951 में सागर, और 1959 में मोहर नाम की फिल्म बनाई थी। अब मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि करीमनगर हैदराबाद स्टेट में इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1909 में, तेलुगु परिवार में। एक और जानकारी ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत कोकिला के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, डॉक्टर सरोजिनी नायडू, वे पी जयराज साहब की मामी हुआ करती थी। जी, तेलुगु परिवार से जुड़ा बंदा और हैदराबाद में जन्म हुआ है। हिंदी की समस्या तो रही ही होगी, लेकिन ये वो दौर था जब फिल्मों की कोई भाषा नहीं थी, साइलेंट एरा था, फिल्में बोलती तो थी ही नहीं, बस अभिनय करना होता था। पी जयराज साहब अच्छे खासे पहलवान लगते थे और वो मुंबई चले आए और उस दौर में साइलेंट फिल्मों के हीरो बन गए। इसके बाद मनीषा जी 1932 के बाद जब फिल्मों ने बोलना शुरू किया तो अलग अलग तरह की फिल्में बनने लगी, सब कुछ हुआ, तो इनके डील डॉल और इसके हिसाब से इनको बहुत अच्छी अच्छी एक्शन फिल्में मिली। इन्होंने कई हिस्टोरिकल, कई मतलब पौराणिक फिल्में भी की और सब तरह की फिल्में की और अपने जीवन को भरपूर जिया। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल चुका था जी, मैं, ये मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे मिला। हमारे आज के जो श्रोता हैं जी, इन्हीं नई पीढ़ी के जो कम उम्र के हैं, जो शायद नहीं जानते होंगे, तो उनको मैं याद दिला सकता हूं कि पी जयराज साहब कौन हैं। अब मैं दोस्तों आपको याद दिलाता हूं कि जीवन मृत्यु फिल्म में भी इनका एक रोल था। ये भी फिल्म क्योंकि 1970 की है तो आपको शायद याद नहीं आएगा। छोटी बहू 71 की फिल्म है, ये भी याद नहीं आएगी, लेकिन 3 या 4 फिल्में आपको जरूर याद आएंगी। एक तो फिल्म है शोले, जो आज भी आप देखते हैं। शोले फिल्म में ये पुलिस कमिश्नर थे जो संजीव कुमार जब छुट्टी मांगते हैं गांव जाने के लिए तो ये उनसे पूछते हैं कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हो गए हैं। ये वो किरदार जिन्होंने निभाया था वो पी जयराज हैं। इसके बाद फिल्म डॉन में जीनत अमान को ट्रेन करने वाले जो ट्रेनर थे दयाल साहब, वो पी जयराज थे। मुकद्दर का सिकंदर में डॉक्टर श्रीराम लागू के जो डॉक्टर का रोल किया था वो पी जयराज हैं।
और क्रांति फिल्म में महाराज लक्ष्मण सिंह का रोल जिन्होंने किया था वो पी जयराज हैं। अब आपको याद आ गया श्रोताओं कि हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं, और इसके पहले कि हम पी जयराज साहब की रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएं, उनका नाम बताएं। उनका नाम था पैडी जयराज, और जयराज साहब को फिल्मों में उनके योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब आपकी प्रतीक्षा करते हैं हम खत्म, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम बस आपके लिए प्ले करने वाले हैं। हमारी आर्काइव्स की ये खास रिकॉर्डिंग है अभिनेता पी जयराज जी से बातचीत की सविता बजाज ने। जयराज जी नमस्ते। नमस्ते। जयराज जी आप स्टेज पर ज्यादा नजर आते हैं, मसलन कभी बैक स्टेज और कभी माइक संभालते हुए। सविता जी, एक छोटी सी कहानी है, मैं पहले आपको सुना दूं। मैं जब 6 साल का था तो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने एक शेक्सपियरियन कंपनी खोली थी हैदराबाद में, और इसमें मेरी मामी जो थी सरोजिनी नायडू, वो चाहती थी कि एक ड्रामेटिक कल्चरल कंपनी बने और वहाँ पे शेक्सपियरियन प्लेज और दूसरे प्लेज भी वहाँ खेले जाए जी। तो हुआ क्या कि एक दिन जब मैं 6 साल का था तो मुझे स्टेज पे एक रोल मिला, और सिर्फ मैं बादशाह के सामने जाके मुझे कहना था यस मिलॉर्ड। ये मेरा पहला स्टेज पे, ये मेरा पहला काम था। उसके बाद स्टेज का तो शौक था, कॉलेज के प्लेस में भी हमने बड़े प्लेस किए। फिल्म में आने के बाद स्टेज पे काम करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन वो ख्वाहिश जो थी मेरे दिल में थी कि कभी न कभी किसी न किसी तरह स्टेज पे काम करूं। लेकिन स्टेज पे एक्ट करने का मौका तो नहीं मिला मुझे, मगर इतनी तसल्ली होती है कि जब मैं स्टेज पे जाके खड़ा होता हूँ कि यहाँ स्टेज की कुछ सेवा कर सकूं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक कंपनी बनी थी, फिल्म फंक्शंस कमेटी। कंपनी तो नहीं, कमेटी थी। उसमें हम लोगों ने सोचा कि हमारे इतने मशहूर फिल्म स्टार्स हैं जो गाते भी हैं, नाचते भी हैं, और लोग इनको एक कमर्शियल तरह से उनका इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि कमेटी बनाए, और अगर हम इस तरह के शोज करें और उनमें से जो पैसे आए, आधे पैसे हमारे फिल्म वालों के लिए यानी मदद कर सके हम, वो एक, और दूसरी तरफ आधे जो पैसे मिलते थे वो पोलियो है यानी टीबी है, हर एक हॉस्पिटल्स के लिए हम वो पैसे दे सकते थे। तो इसी तरह ये शुरू हुआ, और सबसे पहले मेरा स्टेज से ताल्लुक बॉम्बे में हुआ नाइट विद द स्टार्स। उसमें नरगिस, राज कपूर, प्रेमनाथ, कामिनी कौशल और हमारे बहुत से अच्छे बड़े बड़े स्टार्स सब हिस्सा लिए थे। और वो सारा स्टेज का यानी प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में था। उस दिन से लेके आज तक ये स्टेज का काम मेरे हाथ पे रहा, और मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की है, क्योंकि सेटिंग्स, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ मैं करता हूँ। फिल्मों में आप इतने कम क्यों दिखाई पड़ते हैं जयराज जी? मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन बात यह है कि आजकल फिल्म का निजाम बदल गया है। पुराने जमाने में एक फिल्म 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 6 महीने के अंदर फिल्म तैयार होती थी, तो साल में मेरे 3-4 पिक्चरें रिलीज हो जाती थी। अब क्या है कि कोई भी फिल्म 3 साल, 2.5 साल से कम अरसे में फिल्म नहीं बन सकती है, चूंकि आजकल के जो स्टार्स हैं वो उनके पास काफी तस्वीरें हैं, और सबके डेट्स मिला के फिर जब शूटिंग करते हैं तो पिक्चरें देर से बनती हैं। इसीलिए जब पिक्चरें रिलीज होती हैं, और आजकल तो मैं हीरो का तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर रोल्स करता हूँ, तो इसीलिए हमारा काम बहुत कम होता है। तो सब तस्वीरों में तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो हमारी तस्वीरें कम हो गई। उस जमाने में तस्वीरें कम बनती थी और चलती ज्यादा थी। अब क्या है कि अच्छी तस्वीरें चलती हैं और बाकी तस्वीरें आती हैं और जाती हैं, यही चलता है आजकल। ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अब कैरेक्टर रोल्स करने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए हैं? देखिए, हर इंसान कि वो आर्टिस्ट जो कर सकता है दूसरा आर्टिस्ट नहीं कर सकता है। इतना जरूर है कि भाई फलाने भी हीरो का बाप बन सकता है, किसी का हीरोइन का बाप बन सकता है, ये इसको कैरेक्टर रोल्स नहीं कहते हैं। तो कैरेक्टर रोल वो है जो कहानी के साथ साथ कहानी को मदद करें और उस रोल का रहना लाजमी हो, उसको कहते हैं कैरेक्टर रोल्स। लेकिन आप तो ज्यादातर मेरे ख्याल है 5-6 फिल्म्स के अंदर पुलिस ऑफिसर ही दिखाई दिए, तो उसको भी क्या आप कैरेक्टर रोल ही कहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि पुलिस ऑफिसर क्यों बना, वो भगवान की कृपा से एक जमाने में हम लोग वर्जिश वगैरह करते थे। मेरी सेहत अभी तक अच्छी है आपकी दुआ से, तो उन्होंने सोचा कि भाई पुलिस वालों की भी सेहत अच्छी होती है, तो लिहाजा मुझे पुलिस कमिश्नर या आईजी पुलिस ये रोल्स करने पड़ती हैं।
भारतीय एक्टर्स जो अपने जमाने में नामी रह चुके होते हैं, उनको जानने के लिए कुछ किताबें तो छपती नहीं, ना ही ज्यादा उनकी पुरानी फिल्में थिएटर्स में दिखाई जाती हैं। तो न्यू जनरेशन के बच्चे जो हैं एक्टर्स के बारे में कैसे जाने कि कौन सी फिल्म में काम किया था, या किसी ने कोई फिल्म डायरेक्ट की थी, या किसी ने किसी फिल्म में गाना गाया था? देखिए, आपका सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जो है बहुत लंबा होगा, आप तैयार हो जाइएगा। असल में क्या है कि जो वक्त गुजर चुका है उसको लोग ज्यादा याद नहीं करना चाहते हैं, याद करने वाले बहुत कम हैं। आप कहती हैं कि किसी आर्टिस्ट के बारे में किताब छपे, अभी मैं आपको कहूँ हाल ही में मीना जी की एक किताब छपी थी, मगर मैं किसी बुक स्टॉल में भी जाऊं उनकी वो किताब मौजूद। मैंने कहा क्यों भाई, बिक नहीं रही है? कहा साहब इसकी तो कोई खास सेल नहीं है। इसीलिए जो मौजूदा वक्त के जो आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, उनकी किताबें इस वक्त ज्यादा बिकेंगी बनिस्बत पुराने, ये मेरा ख्याल है। यहाँ जब तक आप हीरो हीरोइन रहें उस वक्त तक आप कायम हैं। जब आप साइड रोल में आए तो वो हीरो हीरोइन को ही देखेंगे, साइड रोल को जरा कम देखते हैं। लेकिन जयराज जी, आप ये भी तो देखिए ना, जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, चाहे वो साल में एक ही फिल्म में आता है या 2 साल में उनकी एक ही फिल्म बनती है, और उसके बजाय दूसरा एक्टर जो है वो नामी है और उसकी 4 फिल्में एक साल में आती हैं, तो ये जो एक फिल्म है जिसमें उसने अच्छा अभिनय किया है वो ज्यादा समय तक याद रहती है बजाय की 4 फिल्में। मैं मानता हूँ अभी तक लोगों को पुकार जैसे फिल्म के डायलॉग्स याद हैं, शाहजहां जैसे फिल्म के डायलॉग याद हैं, हमारी पुरानी फिल्मों के डायलॉग याद है। आज जब आर्टिस्ट 4 पिक्चरों में काम करता है एक दिन में 2-2 घंटे, तो उनके डायलॉग्स कैसे याद रहेंगे और पिक्चरें कैसे बनेंगी, ये आप सोच लीजिए। अच्छा जयराज जी, आपके तो काफी साथी हैं, वो फिल्में बना भी रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ऐसा कुछ मैंने न्यूज नहीं सुना। हाँ, इसलिए नहीं सुन रहे कि मैं एक गुजराती पिक्चर इस वक्त डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है पालवड़े बांधे प्रीत पराया। उसमें रेहाना हीरोइन है और मनमोहन जी भी काम कर रहे हैं और गुजराती स्टेज के काफी आर्टिस्ट हैं। इसलिए मैंने ये गुजराती फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्म में जब तक एक बड़ा सेटअप न हो, वो फिल्म का बिकना, बनाना, हर एक चीज की तकलीफ है। तो गुजराती इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से और बड़ी उन लोगों को मदद मिल रही है, और मैंने सोचा कि ये फील्ड बड़ा अच्छा है, जितना कुछ जो कुछ भी सीखा हूँ भूलने से पहले उसका मैं उपयोग करूँ। देखिए वही बात आ गई ना, हमें तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि आपने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट भी की थी। भाई आप छोटे होंगे, उस वक्त शायद स्कूल जाते होंगे और घर वाले कहते होंगे कि भाई फिल्म नहीं देखना, पहले लेसन पढ़ो, तो आप कैसे देखेंगे हमारी फिल्म। बीच में मैंने अपनी जिंदगी में काफी पिक्चरें डायरेक्ट की हैं। दिलीप कुमार की पहली पिक्चर थी प्रतिमा, जिसमें सोनलता हीरोइन थी। ये बॉम्बे टॉकीज की पिक्चर थी, ये मेरा पहला डायरेक्शन था। उसके बाद मैंने अपनी खुद प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था सागर, जिसमें नरगिस, भारत भूषण, मैं, दुर्गा खोटे, डेविड, केन सिंह वगैरह। और तीसरी पिक्चर मैंने शमी की एक पिक्चर डायरेक्ट की जिसमें गीता वाली हीरोइन थी। हम सफर बता दे, मंजिल तेरी किधर है, जिसकी नहीं है मंजिल, ये इश्क वो सफर है हम सफर बता दे। ये प्यार की तमन्ना जिस दिल में मुस्कुराए, वो दिल चिराग बनकर दुनिया में जगमगाए। शब को भी दिन बना दे, उल्फत में वो असर है, जिसकी नहीं है मंजिल, ये इश्क वो सफर है हम सफर बता दे। श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभिनेता पी जयराज से सविता बजाज की ये बातचीत, जो हम हमारे आर्काइव्स से, जी हाँ, हमारे संग्रहालय से आपके लिए ढूंढ कर लाए थे। और अमर जी, पी जयराज साहब ने मूक फिल्मों के दौर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी, और जिन्हें हम पुरानी फिल्में कहते हैं मनीषा जी, उस पूरे दौर में पी जयराज साहब बहुत सक्रिय रहे। जी हाँ, और फिर जब फिल्में बोलने लगी,
गाने लगी, गुनगुनाने लगी। तो एक सरगमी सफर शुरू हुआ, और एक ऐसा सरगमी सफर जिसने पूरी दुनिया को मीठे मीठे गीत, मीठे मीठे धुनें दी। उस जमाने में इस सफर के कई सहयात्री हुए। इन सभी ने अपने अपने योगदान से फिल्म संगीत को बहुत समृद्ध किया। और अमर जी, इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, और वो नाम था खेमचंद प्रकाश जी का। एक ऐसा संगीतकार जो सिर्फ संगीतकार ही नहीं था, बहुत अच्छा कथक डांसर भी था। 12 दिसंबर 1907 में सुजानगढ़, बीकानेर में इनका जन्म हुआ, और इनके पिताजी जो थे वो संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे, गायक भी थे, वो ध्रुपद गायक थे जी। हाँ, और डांसर भी थे। उसके बाद इन्होंने भी रॉयल कोर्ट बीकानेर में अपनी सेवाएं दी, फिर नेपाल में दी, फिर कलकत्ता गए। लेकिन फिल्मों में लाना था किस्मत को, तो किस्मत इनको फिल्मों में ले आई, और फिर इनकी तूती बोलने लगी। 1939 में गाजी सलाउद्दीन फिल्म से आपने अपने संगीत सफर की शुरुआत की थी। वैसे तो खेमचंद प्रकाश जी की बहुत कम फिल्में हैं, लेकिन जितना भी संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया वो आज तक हम सबके जीवन में अपना रस घोलता है। उन्हें सुनकर आज भी हमारे पांव थम जाते हैं, हम रुक जाते हैं। एक ऐसी ही फिल्म थी महल। हम कैसे भूल सकते हैं लता जी का गाया ये अमर गीत। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवान जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे, तड़पेगा कोई कबूतर बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। इस गीत के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अमर जी मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप बताएं हमारे श्रोताओं को। बात यह है, ये आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी कोई रिकॉर्ड रिलीज होता है तो उसमें जो सिंगर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर होता है या लिरिसिस्ट होता है, उसके नाम बाकायदा लिखे होते हैं। जी हाँ। लेकिन ये जो फिल्म का रिकॉर्ड रिलीज हुआ, आएगा आने वाला, इस पर सिंगर का नाम लता मंगेशकर की जगह पर लिखा हुआ था कामिनी। ये कामिनी नाम जो था फिल्म में कैरेक्टर का नाम था, यानी मधुबाला जी जिस कैरेक्टर को कर रही थी उसका नाम कामिनी था। जी। अब मनीषा जी, ऑल इंडिया रेडियो में जब ये गाना पहली बार बजा जी, तो ऑल इंडिया रेडियो ने सोचा कामिनी नाम की तो कोई सिंगर है ही नहीं, तो उन्होंने इस बारे में खोजबीन की, पता किया, रिकॉर्ड कंपनी से कांटेक्ट किया और पूछा कि साहब ये कामिनी कौन सिंगर है। तब उन्हें बताया गया कि साहब ये लता मंगेशकर है। तो इसके बाद जब इन रिकॉर्ड्स की सेकेंड एडिशन जब मार्केट में आई, तब उस एडिशन में लता मंगेशकर का नाम आया और हमारे पास आया ये मीठा मधुर गीत। एक ऐसे कलाकार को भी पहला मौका खेमचंद प्रकाश जी ने दिया जो बाद में हम सबके दिलों में राज करने लगे, और वो थे किशोर कुमार साहब। सबसे पहला ब्रेक फिल्मों में गाने का जो दिया था किशोरदा को, वो खेमचंद प्रकाश साहब ने दिया था। और बॉम्बे टॉकीज की फिल्म थी जिद्दी, और इसी फिल्म में किशोरदा ने एक गीत गाया था, मरने की दुआएं क्यों मांगू।
जी हाँ। अब चूंकि हम इस विषय पर यानी किशोर कुमार साहब पर काफी बात कर चुके हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लता जी ने अपने जीवन के बहुत सुंदर, बहुत मधुर और बहुत मीठे गीत खेमचंद प्रकाश जी के निर्देशन में गाए हैं, और हम आज अपनी विविधा के समापन में इस गीत को जरूर सुनेंगे, क्योंकि वाकई कलाकारों को भूलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बहुत मुश्किल, चाहत का भुला देना, चाहत का भुला देना। आसान नहीं दिल की ये आग बुझा देना, ये आग बुझा देना। ये खेल नहीं देखिए, ये खेल है उल्फत का। ये खेल नहीं देखिए, ये खेल है उल्फत का। रोतों को हंसा देना, हंसतों को रुला देना, हंसतों को रुला देना। मुश्किल है बहुत मुश्किल, दिल वालों की दुनिया में हैरत के जब कोई, दिल वालों की दुनिया में हैरत के जब कोई आए तो कदम लेना, जाए तो दुआ देना, जाए तो दुआ देना। मुश्किल है बहुत मुश्किल। और ये मुश्किल तब बड़ी दुखदाई होती है मनीषा जी, जब कलाकार अपनी कृति की सफलता को देख नहीं पाता। फिल्म महल के रिलीज से सिर्फ 2 महीने पहले खेमचंद प्रकाश इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और वो तारीख थी 10 अगस्त 1949। एक टीस सी रह जाती है अमर जी, न जाने क्यों मन भर आता है, और विविधा कई बार ऐसा लगता है कि आखिर में न जाने क्यों आंखें नम कर देता है ये कार्यक्रम। अब क्या करें मनीषा जी, हमने जिम्मेदारी ही वो ली है कि हमें यही सोचना पड़ता है कि आंखें नम हो या दामन गीला हो, शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। तो अब हमारे आज के इस अंक को समेटने की इजाजत दीजिए। अगले अंक में एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन और अमरकांत का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस